करप्शन होती है, काम शाम भी निकलता रहता है। मैं आपसे कहता हूं कि अगर करप्शन के सिर पे डेवलपमेंट होती, अगर करप्शन के सिर पे होती, तो ये सिंध तो इस वक्त कैलिफोर्निया से भी आगे निकल गया होता। अगर कोई देखना चाहता है कि करप्शन से क्या तबाही फिरती है पूरी दुनिया में, तो जाओ आज जाके सिंध का हाल देखो, फिर आपको नजर आएगा कि कैसे करोड़ों लोगों की जिंदगियों को खत्म कर दिया गया, उनके मुस्तकबिल को कुर्बान कर दिया गया, जब हुक्मरान जो आते हैं वो करप्ट होते हैं। और उसकी आज जिंदा मिसाल करप्ट जो सिंध है। सिंध की हालत देख के ये डिबेट दफन हो जानी चाहिए कि करप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों की जिंदगियों से। लोगों की जिंदगियां उजड़ गई हैं आज उसके अंदर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि सिंध की हुकूमत जो है वो कोई बाहर से बैठा है शख्स, कोई याकूब मेमन के कौन है वो कर रहा है, यूनुस मेमन कर रहा है, और सिंध में कोई निजाम नहीं है। ये तो हम सबको पता है, हम सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है स्पीकर साहब, और ये जो लोग बैठे हैं सिंध से आए हैं इनको भी पता है जो चले गए। जनाब स्पीकर, स्टील मिल की बात की गई तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि 1990 में जब आप आए थे तो सलमान फारूकी का स्कैंडल था, जिसके बाद पैसे भी वापस दिए गए प्ली बार्गेन में। 2008 में जब आप आए तो रियाज लालजी का स्कैंडल था, और अरबों रुपए मुनाफे वाली स्टील मिल जिसके अकाउंट में 7 अरब रुपए पड़े थे, जब आप चले गए थे तो वो अरबों रुपए के खसारे में थी और अकाउंट में एक पैसा नहीं था। और इन्होंने कहा तुमने स्टील मिल बंद कर दी है। स्टील मिल हमने नहीं बंद की, स्टील मिल मुस्लिम लीग नून ने 2015 में बंद की थी। अच्छा, फिर इन्होंने ये कहा कि डीएपी की कीमत बहुत महंगी हो गई है। बिल्कुल महंगी हुई है, लेकिन इनको यह भी पता होना चाहिए, क्योंकि खुद कभी जिम्मेदारी नहीं की, कि डीएपी पाकिस्तान में 70% से ज्यादा इंपोर्ट होता है। ये पाकिस्तान नहीं बनाता, और सारी दुनिया में इस वक्त उसकी इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो ऊपर चली गई हैं। ये एक कमोडिटी है जिसका बकायदा एक इंडेक्स निकलता है और इसकी फॉरवर्ड ट्रेडिंग होती है। ये रेट ना हुकूमत पाकिस्तान तय करती है ना हमारा प्राइवेट सेक्टर तय करता है। ये सारा जो डीएपी है अक्सर ही 70% से ज्यादा ये इंपोर्ट होता है पाकिस्तान में, और इसकी कीमत जो है उसका तायन इंटरनेशनल फोर्सेस करती है। यूरिया की जो कीमत है, यूरिया हमारे मुल्क में बनता है, जितनी सब्सिडी पहले जा रही थी उतनी ही जा रही है, बल्कि जब हम आए थे तो 2000 रुपए के करीब था, अब कोई 1750 के करीब है उसकी बोरी। ट्यूबवेल्स के ऊपर इन्होंने बात की कि आपने बहुत महंगा कर दिया है। बिजली की कीमतों में जो इजाफा हुआ उसके ऊपर हम बहुत बहस कर चुके हैं कि किस तरह जो महंगे मुआहदे थे उनकी वजह से हुआ। आज भी जो सबसे सस्ता रेट है हमारे टैरिफ स्ट्रक्चर के अंदर वो 2 कैटेगरीज का है। एक हमारे लाइफलाइन कंज्यूमर है जो 0 से 300 यूनिट बिजली कंज्यूम करते हैं, और दूसरा ट्यूबवेल्स है जिनका रेट कोई 9-10 रुपए के करीब है, और लाइफलाइन कंज्यूमर्स का कोई 8 रुपए के करीब यूनिट का रेट है। और जितने बाकी कंज्यूमर है पाकिस्तान के, चाहे वो सनत हो जिसका 20 रुपए के करीब रेट है यूनिट का, चाहे वो कमर्शियल हो जिसका 20 से ज्यादा है, या वो रेजिडेंशियल हो जो 15-16 के करीब है, ये सब सब्सिडाइज करते हैं हमारे लाइफलाइन कंज्यूमर्स को जो हमारा छोटा सारिफ है, और किसान को जो ट्यूबवेल्स है उनका रेट इस वक्त हमारे टैरिफ स्ट्रक्चर में अभी भी सबसे कम है। गंदम के ऊपर बात हुई, क्योंकि इस चीज से मैं खुद डील करता रहा हूं जब मैं इंडस्ट्री में था, कि इन्होंने कहा कि जी हमने 1800 रुपए मन रेट करके बड़ा किया। जनाब स्पीकर, मैं आपको बताऊं, पूरा पिछला साल हर नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी में मैं खुद उस वक्त के वजीर खजाना हफीज शेख साहब के साथ बैठ के चीफ सेक्रेटरी सिंध को हर पीर को कहता था कि अपने गंदुम खुदारा अपने गंदुम के स्टॉक्स को रिलीज करो मार्केट में। जुलाई से मैंने ये कहना शुरू किया कि रिलीज करो वरना सिंध में कीमत ऊपर चली जाएगी आटे की, और वही हुआ। उन्होंने रिलीज नहीं किया, मैं समझता हूं जानबूझ के रिलीज नहीं किया, और उसका नतीजा ये निकला कि अक्टूबर से ऑनवर्ड्स सिंध में आटा बाकी सारे पाकिस्तान से 200 रुपए महंगा हो गया। सिंध में आज भी आप चेक कर लें पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा, सिर्फ आटा ही नहीं, आपको बाकी सारी अक्सर कमोडिटीज की कीमतें जो हैं बाकी सारे पाकिस्तान से ज्यादा नजर आएंगी। ना सिर्फ ये, आपको एक और चीज नजर आएगी कि जो डीसी नोटिफाइड रेट है और मार्केट रेट है उसमें जो फर्क होता है वो चारों सूबों की बनिस्बत सिंध में सबसे ज्यादा आपको नजर आएगा। जनाब स्पीकर, जो इन्होंने कहा कि जी सिंध की पर कैपिटा बहुत ज्यादा है, सिंध का लोएस्ट, और खुद ही फिर उन्होंने कह दिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि सिंध का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, जो सोशल और हेल्थ के अंदर, वो शायद सबसे कम है। इन्होंने जो जब ये तकरीर करते थे तो बीच में कभी बोलते थे अंग्रेजी में कभी उर्दू में, पता लग जाता था कि कौन सी बात किसको अंग्रेजी में समझानी है किसको उर्दू में। इन्होंने एक बात की कि हम अफगानिस्तान में बेसिस किसी को नहीं देंगे, हम ये करेंगे, हम किसी को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये बात इन्होंने अंग्रेजी में नहीं की, ये इन्होंने उर्दू में की है, ये इन्होंने उर्दू में की है बात।
ये वो पार्टी है जो कहती थी कि ड्रोन हमले करी जाओ, हम मुजम्मत करी जाएंगे, और तुम तो अमेरिका को कहती थी कि ड्रोन हमले करी जाओ, हम मुजम्मत करी जाएंगे, लोग मरते हैं तो मर जाएं, हमें कोई परवाह नहीं है। और आज यहां आके इनको वो ये वाला जो सेक्शन था ना कि हम अपना अफगानिस्तान में जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं बनेंगे, सारा कुछ करेंगे, इस लिबरल जमात ने के जो कायद थे उन्होंने ये वाला हिस्सा अंग्रेजी में नहीं कहा, ये वाला उन्होंने उर्दू में ही कहा। अच्छा, आगे चलते हैं जी। मैं अब आता हूं क्योंकि आईएमएफ के ऊपर इन्होंने बात की कि ये आईएमएफ के आगे, आईएमएफ की गुलामी और आईएमएफ के आगे भीख मांगना। जनाब स्पीकर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस मुल्क की तारीख में जो जमात सबसे ज्यादा आईएमएफ के पास गई है, ना वो मुस्लिम लीग नून है, ना वो मुस्लिम लीग काफ है, ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ना वो JUIF है, ना वो कोई और जमात है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो सबसे ज्यादा दफा आईएमएफ के पास गई। ये एक हकायक है, और आज अपनी तकरीर बनाने के लिए ये क्या बातें कर गए। अब मैं, ये तो इनका प्रोपोगेंडा था जिसका मेरा जवाब देना मेरा फर्ज था। मैं अब अपनी बजट स्पीच की तरफ आता हूं। जनाब स्पीकर, ये हमारा तीसरा बजट है, और जब मैंने पहला बजट यहां पेश किया था उसी में मैंने कहा था कि हम पहले 2 साल स्टेबलाइजेशन के दौर से गुजरेंगे और उसके बाद हम ग्रोथ के फेज में दाखिल होंगे। यानी कि जो मुल्क हमें मिला था, दिवालिये के करीब था, उसको बचाने के लिए, उसकी मईशत को इस्तेहकाम दिलाने के लिए हमें 2 साल सख्त फैसले करने पड़ेंगे, और इंशाअल्लाह ताला तीसरे साल हम ग्रोथ फेज में, जहां यानी कि माशी तरक्की की रफ्तार जहां तेज होती है वहां चले जाएंगे। और मुझे फख्र है स्पीकर साहब कि आज मैं आपके सामने खड़ा होकर ये कहने वाला हूं कि 2.5 साल पहले शायद आपने भी ये सोचा नहीं होगा कि मैं उस वक्त जो मुल्क था कि आपके ज़खायर कम हो चुके थे, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज आपको डाउनग्रेड कर चुकी थीं, आपके पास किसी किस्म का इंपोर्ट कवर नहीं था, 28 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट थी साल की, तो आज मैं आपको बैठ के यहां पे 2.5 साल बाद ये कह रहा हूंगा कि जनाब स्पीकर, हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स 6 साल की आज बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। जनाब स्पीकर, ना सिर्फ ये, बल्कि जब हम आए तो 9 अरब डॉलर के ज़खायर थे जो आज 16 अरब डॉलर के हैं। वो 9 अरब डॉलर के ज़खायर जो थे वो भी कर्जे पे, यानी शॉर्ट टर्म स्वॉप्स पे मुश्तमिल थे। हमने उन स्वॉप्स को भी क्लियर कर लिया है। जनाब स्पीकर, हमने डेट सर्विसिंग की हाईएस्ट मिकदार हासिल की, यानी कि हमें पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा वापस करना पड़ रहा है, बैरूनी कर्जा 10 से 12 अरब डॉलर साल का, जिसमें प्रिंसिपल भी शामिल है और सूद भी शामिल है। जनाब स्पीकर, ना सिर्फ कि हमने ये वापस किया, बल्कि इस साल 3.5 अरब डॉलर पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे में इजाफा होएगा, जो पाकिस्तान की पिछले 6 साल की तारीख में सबसे कम इजाफा होगा। जनाब स्पीकर, मैंने उस वक्त आपको कहा था कि करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट में है और इसको हमने ठीक करना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 4% पे ग्रो भी कर रहे हैं और हम $800 मिलियन करंट अकाउंट के सरप्लस में हैं। जनाब स्पीकर, उस वक्त मैंने आपको कहा था कि हमें इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज ने डाउनग्रेड कर दिया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ हमें इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज ने अपग्रेड किया है, बल्कि फोर्ब्स मैगजीन और जेपी मॉर्गन मैगजीन जो है, जो जेपी मॉर्गन इंटरनेशनल बैंक है, वो आज इस चीज की गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान की माशी इस्लाहात की वजह से हमें बेहतरीन यहां पे इकोनॉमिक फोरकास्ट मिल रहा है। जनाब स्पीकर, इसी सारे स्टेबलाइजेशन के सफर के दौरान, इसी सारे माशी इस्लाहात के सफर के दौरान हम पे कोविड की आफत आई, और ये जो लोग आजकल टेढ़ा मेढ़ा मुंह करके अंग्रेजी बोलते हैं, ये उस वक्त भी अंग्रेजी बोलते थे और कहते थे कि ये फलानी स्टडी आई है, ये फलानी स्टडी आई है, इन पे काट दो, FIR काट दो इनके ऊपर। हाँ, ये कहा गया कि सब कुछ बंद कर दो, ये तो लोगों का कत्लेआम करने लगे हैं। हमने उस वक्त भी कहा, और मैं इसी जगह पर खड़े होकर आपके सामने अर्ज की थी कि हम डेटा के ऊपर फैसला करेंगे, हम आपके नारों पे फैसला नहीं करेंगे। ये लोग अफरा तफरी के उम्मीदवार थे और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने ठीक फैसला किया। वजीर आजम इमरान खान ने उस वक्त कहा कि हमने सिर्फ जिंदगियां नहीं बल्कि रोजगार भी बचाना है, मईशत भी बचानी है। और आज सारी दुनिया, अमेरिका से लेके बरतानिया तक, आज हमारे इस फैसले की पजेराई की जा रही है कि दुनिया में अगर कोई रोल मॉडल है कि किस तरह कोविड पेंडेमिक से निकले हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है।
जनाब स्पीकर, हमने बहुत कुछ किया कोविड के दौरान। हमने 35 लाख कारोबारों के बिजली के बिल माफ किए, हमने इंडस्ट्री के दर्जनों पैकेजेस दिए, हमने उनके कर्जों को आगे किया, सस्ते कर्जों का इजरा किया, हमने बिल्स को, घरानों के ऊपर बिल्स को हमने डिफर किया और सही वक्त पे हमने अपनी सनत को दोबारा खोला, जिसकी वजह से आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह, जहां हमारा हमसाया मुल्क 7-8% दूसरे साल में नेगेटिव ग्रोथ में जा रहा है, तो हम 4% पॉजिटिव ग्रोथ में जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, इस साल हम ग्रो जो करेंगे वो एक इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ है, जिसका मतलब यह है कि वो किसी एक सेक्टर से नहीं है, वो मुआशरे के हर सेक्टर से है। इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और मुझे फख्र है, क्योंकि 2 माह पहले तक मैं इंडस्ट्री का वजीर था, कि हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 12.9% इस साल अभी तक ग्रो कर रही है। और इसकी वजह से हमारे सीमेंट की हाईएस्ट सेल्स हुई, हमारे फर्टिलाइजर की हाईएस्ट सेल्स हुई, हमारी गाड़ियां बनाने के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कह रहे हैं हमारी हाईएस्ट सेल्स हुई। होंडा एटलस कंपनी जो मोटर बाइक्स बनाती है, उसके सीईओ मेरे पास आए और उन्होंने कहा पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल हमारी बिकी है। यूरिया जो है वो सबसे ज्यादा बिक रहा है जनाबे स्पीकर। तो इसके अलावा टेक्सटाइल की सनत, जो फैसलाबाद की लूमें बंद पड़ी थी, वो वहां पे आज रौनकें बहाल हो चुकी हैं। हमारी जो 100 स्पिनिंग मिलें पिछले दौर में बंद हुई थी, वो तकरीबन तमाम बहाल हो चुकी हैं और बल्कि मजीद लग रही हैं। तो ये तरक्की का सफर है जो हमारी एक तरफ सनत ड्राइव कर रही है, दूसरी तरफ ज़राअत भी पीछे नहीं है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस साल गन्ने का अच्छी फसल मिली, हमें गंदुम की अच्छी फसल मिली, हमें मेज की अच्छी फसल मिली, अल्हम्दुलिल्लाह कॉटन के अलावा हमें तकरीबन सारी फसलें अच्छी मिली। लेकिन माजी में यह होता था कि जब फसल अच्छी होती थी तो जमींदार को कीमत सही नहीं मिलती थी। जनाब स्पीकर, इस मर्तबा कीमत भी ठीक मिल रही है। जब हम आए थे तो 1250 गंदुम की कीमत थी, अब 1800 2000 उनको कीमत मिल रही है। जब हम आए थे तो गन्ने की कीमत सिर्फ 130 रुपए मन थी, वो भी मिलने किसी को देती थी, किसी को नहीं देती थी, कटौती करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह 250 से 300 रुपए मन तक गन्ना जो है वो बिका है पिछले सीजन के अंदर। इसी तरह बाकी सारे जो हमारे ज़राअत के हैं उनको बेहतर से बेहतर हमने उनको बेहतर से बेहतर कीमत जो है वो अदा हुई है। पावर सेक्टर हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है और पावर सेक्टर के अंदर जो पिछली हुकूमत ने जो सौदे किए, उनकी बनिस्बत हम पे हर साल कैपेसिटी पेमेंट्स का जो फिक्स्ड चार्ज है वो बढ़ता जा रहा है। ये वो किराया है जो हमने बिजली घरों को सारा साल देना है, चाहे हम उस माह बिजली खरीदें या ना खरीदें। जनाब स्पीकर, मैं आपको एक फिगर देना चाहता हूं कि जब हम आए थे तो सालाना सर्कुलर डेट में 450 अरब का इजाफा हो रहा था। उस वक्त से लेके अब तक कैपेसिटी पेमेंट्स में 400 अरब रुपए महाना का इजाफा हो चुका है। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वफाकी वजीर हमाद अजहर इज़हार ख्याल कर रहे थे।